सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे बिहार एसएससी साइंस पीवाईक्यू के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने बिहार एसएससी साइंस पीवाईक्यू का पहला क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने महत्वपूर्ण पूछे गए क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग महत्वपूर्ण पूछे गए क्वेश्चन की गांठें तोड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी। ये ध्यान रखना कि केवल प्रैक्टिस के नाम पे क्वेश्चन आंसर कर लेना प्रैक्टिस नहीं होता है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पे कैसे अप्रोच लेंगे, उसको आप पहले से कर रहे हो। और मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इसी चीज पे फोकस करेंगे। ध्यान में रखिएगा, इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें sp संकलित कार्बन है, विच हैज sp लिंक्ड कार्बन। मेरे मित्र, ऑप्शन है CH4, CH2। अच्छा, CH यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। CH ट्रिपल बॉन्ड के साथ CH से जुड़ा हुआ है और CH3 डबल बॉन्ड के साथ फिर CH3 से जुड़ा हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें sp संकलित कार्बन है। मेरे मित्र, आप सभी के मन में आएगा कि गुरुजी ये sp संकलित का मतलब क्या हुआ। ध्यान देना, आप सभी ने क्लास 11th में केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, जो भी साइंस बैकग्राउंड से होंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकरण। नहीं पढ़े हैं और बढ़िया बात है, पढ़े हैं तो और बढ़िया बात है। हम लोग यहाँ पे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना, हाइब्रिडाइजेशन का आम मतलब क्या होता है। आप गांव घर में कैसे देखते हैं कि ये हाइब्रिड खीरा है, हाइब्रिड कद्दू है, ये हाइब्रिड नस्ल है। मतलब क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग था, जो पुराना वाला था, उसी से क्या हो रहा है सर, नया चीज तैयार कर रहे हैं। अब मेरे मित्र, केमिस्ट्री में जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, संकरण की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं कि समान ऊर्जा वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का आपस में मिल करके समान ऊर्जा के नए प्रकार के ऑर्बिटल्स, नए प्रकार के कक्षक का निर्माण करना क्या कहलाता है। आप सभी याद रखना सर, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण कहलाता है। जैसे मेरे मित्र, अगर हम आपको यहाँ पे एग्जांपल दें तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये हमारा CH4 मीथेन है। अब इसमें यहाँ पे इसके साथ कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा कुछ इस तरीके से। कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ कुछ इस तरीके से जुड़ा होगा। अब ध्यान देना कि कार्बन जो इस 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होगा, तो आप सभी कहेंगे साझा वाला बॉन्ड बनाया होगा। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। आप सभी कहेंगे सर 4 होती है, और इसीलिए इसको 4 हाइड्रोजन की जरूरत होती है। अब ये जो कार्बन इस चारों हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, अपनी कक्षा में होंगे। तो मेरे मित्र, जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है वो ये कहती है कि समान ऊर्जा वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिल करके जो समान ऊर्जा के नए कक्षक तैयार करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण कहा जाता है। अब यहां पे ध्यान रखना कि हाइब्रिडाइजेशन मुख्य रूप से आपको 3 तरीके से देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये 3 तरीका कौन कौन सा है। ध्यान देना कि पहला होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये कंसेप्ट ही हमारा एकदम ऊपर ले जा रहा है। बिल्कुल नहीं, मैंने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण का मतलब ये हुआ कि समान ऊर्जा वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में मिल करके नया ऑर्बिटल तैयार करना। तो सिंपल समझ जाएंगे, जहां भी हाइब्रिडाइजेशन कहते हो या हाइब्रिड कहते हो तो कहते हो नया, ये हाइब्रिड खीरा है, हाइब्रिड कद्दू है। तो नया कद्दू तैयार होता है ना, किससे, पुराने वाले से, या उसका अपना एक मेथड है। उसी तरीके से केमिस्ट्री में जब नया ऑर्बिटल बनेगा, किससे, तो सर समान ऊर्जा वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के आपस में मिलने से जो नया ऑर्बिटल बनने की प्रक्रिया होगी वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। अब यहां पे ये हमें 3 रूप में देखने को मिलेगा। पहला sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसका कंसेप्ट क्या है। मेरे मित्र, बहुत ही सरल है। आप सभी यहाँ पे देख रहे हो, आपके एग्जाम्पल में सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जा रही है, और स्पेशली अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की चर्चा करेंगे तो याद रखना कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड में जुड़े हो, या आप कह सकते हो कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें क्या हो सर, सिंगल बॉन्ड हो, उसमें क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जिसमें एकल बंधन होगा कार्बन के अणुओं के बीच में, आप कहेंगे सर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा।
मेरे मित्र जिसमें डबल बॉन्ड होगा, आप सभी याद रखना कि डबल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जिसमें सिंगल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो स्पेशली जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, आप कहेंगे समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स के आपस में मिल करके परमाणु का जो नया ऑर्बिटल तैयार होगा उसकी प्रक्रिया हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। अब यहां पे हमको केवल यह ध्यान रखना है कि अगर अणुओं के बीच में एकल बंध है तो वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग यहां पे देखेंगे तो CH4 ये हमारा मीथेन है, और यहां देख रहे हैं कि चारों कार्बन क्या है, आप सभी कहेंगे सर चारों कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुटे हुए हैं, तो भाई साहब ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब CH2 ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं होता है। जब भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्मुलेट करेंगे तो या तो हम एल्केन के रूप में देखेंगे, या फिर एल्कीन के रूप में, या एल्काइन के रूप में, या फिर एल्कील के रूप में। अब एल्कील में भी क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि केवल एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है, तो CH2 नाम से तो आपको कोई कंपाउंड ही नहीं देखने को मिलता है। अब देखो तीसरे ऑप्शन में है कि CH और CH जो है ये आपका ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, और इसके लिए अनुसूत्र आप C2H2 लिख सकते हो। और मेरे भाई आप सबों को मालूम होना चाहिए कि अगर हम लोग एल्काइन की बात करते हैं तो जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, और दो कार्बन के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी एथाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एथाइन। और मेरे मित्र एथाइन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, आप कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड, मतलब सर ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो वो सीधे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। हाँ कुछ एक्सेप्शन अलग देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री तो पूरा एक्सेप्शन से ही भरा हुआ है, लेकिन अपने फोकस्ड के लिए, अपने कंसेप्ट के लिए आप ये ध्यान में रख सकते हो, और आपके सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि CO2 के एक मोल में होते हैं, ऑप्शन है 6 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु, दूसरा ऑप्शन है 18 × 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड अणु, फिर तीसरा है CO2 के 3 ग्राम परमाणु, और चौथा है 6 × 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड अणु। क्या होगा इसका उत्तर? मेरे मित्र यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, CO2 के एक मोल की बात की जा रही है। आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी हम केमिस्ट्री में किसी अणु, परमाणु या आयन के एक मोल की बात करेंगे कि किसी परमाणु या अणु या आयन के एक मोल में कितने संख्या होती है, कितने कण होते हैं, तो हम सभी कहेंगे सर एवोगाड्रोस के बराबर होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक मोल परमाणु या अणु किसके बराबर होगा, आप सभी याद रखना अवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। अवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। अब सवाल ये है कि गुरुजी ये अवोगाड्रो संख्या क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखेंगे कि अवोगाड्रो संख्या का वैल्यू 6.022 × 10⁻23 होता है। 6.022 × 10⁻23। अब आप ये कह सकते हो कि गुरुजी किसी भी परमाणु या अणु के एक मोल में जो कुल परमाणु या अणु की संख्या होगी वो 6.022 × 10⁻23 होगी। ध्यान से समझना कि किसी परमाणु के एक मोल या किसी तत्व के एक मोल परमाणु या अणु में अगर हम लोग बात करेंगे कणों की संख्या तो आप सभी कहेंगे 6.022 × 10⁻23। अब हम आपसे कह दें एक मोल CO2 के जगह एक मोल H2O का कितना अणु होगा, आप कहेंगे 6.022 × 10⁻23। एक मोल नाइट्रोजन सर इतना ही होगा, एक मोल हाइड्रोजन इतना ही कण होंगे। तो सवाल आपसे वही पूछा जा रहा है कि CO2 के एक मोल में होते हैं 6 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु, नहीं केवल ऑक्सीजन है, जबकि CO2 कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है। तो आप सभी कहेंगे CO2 के एक मोल में 6.022 × 10⁻23 अणु होंगे। किसके, CO2 के, केवल ऑक्सीजन के नहीं, CO2 के अणु होंगे। तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी हमारा गलत, 3 ग्राम परमाणु तो हम कहेंगे नहीं, चौथा हमारा क्या है 6 × 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड अणु। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखेंगे कि ये जो एवोगाड्रो संख्या है इसको या तो हम NO से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर Na से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि एवोगाड्रोस कांस्टेंट को निरूपित किया जाता है, तो आप सभी कहेंगे NO या फिर Na। उम्मीद करेंगे कि इस सवाल को आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिएगा, बस एक शिकायत आप सबों से है कि आप अपने इस परिवार को सपोर्ट नहीं करते हो। मेरे मित्र, आपके लिए पूरी तैयारी की जाती है कि कंटेंट डिलीवर करना है, उसके पीछे समय लगता है, लेकिन आप सभी बस 2 सेकंड का भी समय नहीं निकाल पाते हैं कि एक बार गुरुजी का वीडियो शेयर कर दें। मैं आप सबों से चाहूंगा कि बिहार एसएससी के जो भी छात्र हैं, अगर आप बिहार एग्जाम में साइंस में सर 100% नंबर लेना चाहते हैं और 100% नंबर ला करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, द लॉजिकल साइंस परिवार को शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि सिद्धांत डेल पी इंटू डेल एक्स, ठीक है, अब है यहां पे इज लेस देन और इक्वल्स टू h/4 के लिए, ये पाउली का सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत है, अपवाउ का सिद्धांत है, आर्हेनियम सिद्धांत है। यहां पे आर्हेनियस होगा चला, ठीक है, आर्हेनियस का नियम। अब मेरे मित्र ध्यान देना कि ये जो आप सिद्धांत देख रहे हैं, इस सिद्धांत में जो डेल पी है वो क्या है, तो आप सभी याद रखना, पार्टिकल्स, पार्टिकल समझ रहे हो ना, कण, पार्टिकल्स मतलब कण, कण का संवेग है। क्या है? कण का संवेग। और ये जो डेल एक्स है, इस डेल एक्स को हम लोग क्या कहेंगे सर? पार्टिकल्स मतलब कण की स्थिति, कण की स्थिति। और ध्यान देना, आप सभी ने इसको पढ़ा होगा, किसमें? हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। क्या? कि किसी कण का संवेग, किसी कण का संवेग और उसकी स्थिति का गुणनफल सर नियत नहीं होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है। और मेरे मित्र यहां पे जो ये h है, ये क्या है? तो आप सभी याद रखना, प्लैंक नियतांक, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट। अब चूंकि जब हम ये कह रहे हैं कि किसी कण का, किसी पार्टिकल्स का जो स्थिति और संवेग का गुणनफल होता है वो हमेशा नियत नहीं होता है, तो इस चीज को हाइजेनबर्ग ने क्या किया था? तो डेल पी इंटू डेल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 लिखा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आप कहेंगे गुरुजी पॉली का सिद्धांत क्या है? मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखेंगे कि पॉली हो, अपवाउ हो, इन दोनों ने जो अपना रूल दिया था वो परमाणु के अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन के फील होने का रूल दिया था, इलेक्ट्रॉन के भरने का रूल दिया था। आप कहेंगे ये कौन नया बात बोल रहे हैं? चला, सबको पता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षा में सुसज्जित होता है, कक्षा में बैठा हुआ होता है। जैसे तू घर में बैठल है, वैसे ही किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने घर में, यानी कि अपने कक्षा में बैठा हुआ होता है। अब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस बात पे हम लोग सर अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं केमिस्ट्री में, तो देखते हैं कि वैज्ञानिक ने हाय तवा मचा दिया था। आज ना हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होगा, लेकिन 2n² आने से पहले अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत था। मेरे मित्र उसी तरीके से जब हम पॉली के सिद्धांत की बात करते हैं, तो पॉली कहता है कि किसी परमाणु के कक्षा में, किसी परमाणु के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कि क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकती है। आपको मैंने कल क्वांटम संख्या बताया था, जो क्या बताता है? किसी परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा क्या है। अब क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी को मैंने कल के सेशन में बताया है। आप सभी कहेंगे 4 प्रकार के। कौन कौन सा? तो सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और आप सभी कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब मेरे मित्र ये जो क्वांटम नंबर है, इसके हिसाब से किसी परमाणु के कक्षा या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इस चीज को डिसाइड किया जाता है। तो पॉली ने एक सिद्धांत दिया था, जिसको मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। क्या कहते हैं? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, ठीक है, अपवर्जन सिद्धांत। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और मेरे मित्र इस प्रिंसिपल के हिसाब से, इस नियम के हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं कि सर किसी परमाणु में, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती है। चाहो तो आप लिख सकते हो पॉली के अपवर्जन सिद्धांत को यहां पे कि किसी परमाणु में, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर, बोले तो क्वांटम संख्या,
क्वांटम नंबर समान नहीं होती है, समान नहीं होती है। अब क्वांटम नंबर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा बताने वाली संख्या है, तो पॉली ने यह बताया कि सर किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर है वो समान नहीं हो सकती है। इसके इस नियम को क्या कहा गया? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। अब मेरे मित्र पॉली के समय ही हुन्स भी आए थे, आप सभी हुन्स रूल भी पढ़ते हैं। फिर ऑफबाउ प्रिंसिपल आया। तो अभी सो हम परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो ऑफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार लिखते हैं। और ध्यान देना आप सभी कि ऑफबाउ सिद्धांत कहता है कि परमाणु के सबसेल में, परमाणु के सबसेल यानी कि उपकक्षा में, परमाणु के सबसेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश, इलेक्ट्रॉन का प्रवेश, प्रवेश यानी कि एंट्री, प्रवेश का मतलब कोई नाम नहीं है, अब तो बगल में कोई होगा प्रवेश वगैरह चिढ़ाते रहना, कि परमाणु के सबसेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश क्या होता है? क्रमिक होता है। क्रमिक समझे? क्रमिक का मतलब हुआ क्रम से होता है। पहले सर इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। अब मेरे मित्र चौथा है आपका आर्हेनियस का नियम। तो याद रखना केमिस्ट्री में फिर से आर्हेनियस नियम की जब हम लोग बात करते हैं तो एसिड और बेस की जो परिभाषा है कि अम्ल को जल में घुलाने पर H+ आयन मिलता है और जो भस्म है उसको जल में घुलाने पर OH- आयन मिलता है, ये किसने बताया? आर्हेनियस ने बताया। किसने बताया? आर्हेनियस ने बताया। क्या कि अम्ल को जल में घुलाने पर, अम्ल को जल में घुलाने पर H+ आयन उत्पन्न होगा और भस्म को जल में घुलाने पर आप कहेंगे OH- आयन उत्पन्न होगा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है कि C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव है? अचक्रीय का मतलब क्या हुआ? नॉन साइक्लिक। हालांकि C6H14 ये किसके कंपाउंड हैं? आप सभी याद रखना एल्केन के। काहे चला? तो CnH2n+2 है और ये जनरल फॉर्मूला किसका होता है? एल्केन का होता है। अब यहां पे अगर हम 6 कार्बन रखें तो ये हमारा 2 × 6+2 कितना होगा? C6H14। और भाई साहब कार्बन की संख्या 6 है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? हेक्सेन। क्या कहते हैं? हेक्सेन। अब याद रखेंगे क्वेश्चन ये है कि हेक्सेन के कितने श्रृंखला समावयवी संभव है? सर समावयवी क्या होता है? तो मेरे मित्र केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समावयवता पढ़ते हैं। इसी को इंग्लिश में आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। आप सभी याद रखना वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी अणुसूत्र समान हो किंतु भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समावयवी। और घटना समावयवता कहलाती है। फिर से समझेंगे कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या वैसे कार्बनिक अणु जिसका अणुसूत्र समान हो किंतु जो सर भौतिक और रासायनिक गुण है उसमें भिन्नता हो, ये क्या कहलाएगा? एक दूसरे का समावयवी। और ये घटना समावयवता कहलाएगी। याद रखो यहां पे कि वैसे कार्बनिक या आप कह सकते हो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी अणुसूत्र, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो किंतु 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 भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न हो, भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न हो, भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न हो, समावयवी कहलाता है। समावयवी कहलाता है, समावयवी कहलाता है। और ये घटना समावयवता कहलाती है। और ये घटना क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है, यानी कि आइसोमेरिज्म कहलाती है। आप सभी इसको ध्यान में रखेंगे। अब मेरे मित्र यहां पे हेक्सेन की बात की जा रही है तो आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि हेक्सेन के 5 समावयवी हैं। कितने समावयवी हैं? 5 समावयवी हैं। अब मेरे मित्र आपसे सवाल है कि C6H14 के कितने श्रृंखला समावयवी संभव है? मैंने बताया 5। आप कहेंगे गुरुजी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सवाल यह है कि ये 5 समावयवी कौन कौन से हैं? ध्यान दो यहां पे मेरे मित्र, अगर हम लोग
H14 के C6H14 के समावयवी की बात करेंगे तो ये हमारा समावयवी होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो समावयवी के नाम होंगे ये अलग अलग होंगे। अब ये नाम कैसे अलग अलग होंगे? तो मेरे मित्र, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी अणुसूत्र समान हो किंतु भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न हो, आप यहाँ पे पाएंगे कि ये जितने भी समावयवी हैं सबके अणुसूत्र C6H14 ही होंगे। सबके अणुसूत्र क्या होंगे? C6H14 ही होंगे। अब फिर अंतर क्या है? मेरे मित्र ध्यान देना कि ये जो C6H14 है इसमें या तो कार्बन चेन में जुटेगा इस तरीके से 3, 4 और ये 5 और ये 6 आपका, और फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, बाकी सब पे ऐसे ऐसे आप लगा दो। तो मेरे भाई इस तरीके से अगर कार्बन जो है वो जुड़े हुए हैं श्रृंखला में, चेन में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग एन हेक्सेन यानी कि नॉर्मल हेक्सेन पढ़ते हैं। तो आप सभी ये ध्यान रखना कि ये जो हेक्सेन है इसका जो पहला समावयवी होगा उसमें सभी कार्बन क्या होंगे? आप कहेंगे श्रृंखला में, चेन में इस तरीके से जुड़े होंगे, और इसको क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल हेक्सेन पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र, आप दूसरे नंबर पे देखो कि आप क्या देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हो कि सर एक कार्बन यहाँ पे शाखा बना रहा है। ये हमारा 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन हो गया, और ये छठा कार्बन है, और ये छठा कार्बन क्या है? सर इस कार्बन के साथ शाखा में जुड़ा हुआ है। तो अब जो इसका नामकरण होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो ब्रांच है वो कितने नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है। आप काउंट जब भी करेंगे तो ये देखेंगे कि जो शाखा है कहां से नजदीक होता है। आप इधर से काउंट करोगे तो आप कहोगे सर 1 और ये हमारा 2 हो जाएगा। अब अगर इधर से काउंट करें तो 1, 2, 3 और ये चौथे नंबर पे आएगा। तो मेरे मित्र इधर से हमारा जो कार्बन का ब्रांच है वो दूर है, लेकिन इधर से आप कहेंगे दूसरे नंबर पे। मेरे मित्र इसको क्या पढ़ेंगे? 2-मिथाइल पेंटेन। क्या पढ़ेंगे? 2-मिथाइल पेंटेन। अब इसी तरीके से अगर हम तीसरे नंबर पे आते हैं तो यहां पे आप काउंट देखो कि सर 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारा छठा कार्बन है वो तीसरे कार्बन के साथ क्या है? आप सभी कहेंगे ब्रांच में है। मेरे मित्र काउंट करेंगे तो आप कहेंगे दोनों तरफ से तो सेम ही पड़ेगा। तो 1, 2 और 3 तीसरे नंबर पे हमारा कार्बन ब्रांच जुड़ा हुआ है, इसको हम 3-मिथाइल पेंटेन कहें। इसी तरीके से आप चौथे नंबर पे देखोगे तो आप कहोगे 4 कार्बन सर जुड़े हुए हैं चेन में, और 2 कार्बन हमारा सर शाखा बना रहा है। अब देखो कि यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। अब देखो कि 2 और 3 कार्बन पे आपका मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे गुरुजी 2,3-डाई मिथाइल ब्यूटेन, इसको पढ़ेंगे। और मेरे मित्र यहां पे देखो कि 1, 2, 3 और 4 2 नंबर के कार्बन के साथ 2 क्या है? आप कहेंगे सर कार्बन ब्रांच में है, और 2 कार्बन ब्रांच में मतलब 2 मिथाइल ब्रांच में है, तो इसको हम लोग 2,2-डाई मिथाइल ब्यूटेन पढ़ते हैं। तो जब भी आपसे बात करी जाएगी कि हेक्सेन के कितने समावयवी होते हैं, आप कहेंगे 5। कितने समावयवी होते हैं? 5। कौन कौन से? नॉर्मल हेक्सेन, 2-मिथाइल पेंटेन, 3-मिथाइल पेंटेन, 2,3-डाई मिथाइल ब्यूटेन और 2,2-डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये चीज आप अपने ध्यान में रखना, आपके लिए बेहद जरूरी है। बहरहाल अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है और 5 कह रहा है कि यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे। यानी कि अगर माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप AB है तो उसके बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप संभावित होगा? ध्यान रखना कि अगर मदर और फादर दोनों में क्या हो, ब्लड ग्रुप AB हो, तो संभव है कि जो बच्चे में ग्रुप होगा या तो A हो सकता है या B, या फिर आप सभी याद रखना AB होगा। क्या होगा? AB होगा। तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर B। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे याद है? तो मेरे मित्र इसके लिए आपको ये जो टेबल दिया हुआ है ये ध्यान में रखना होगा। यहां पे ये पेरेंट 1 और ये पेरेंट 2 हैं जिनके ब्लड ग्रुप कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। बस आपको एक बार सरसरी निगाह से शांत मन से इसको पढ़ लेना है, याद हो जाएगा। सर अगर माता पिता के ब्लड ग्रुप AA हो तो बच्चे में संभावना A और O की होगी। माता पिता के ब्लड ग्रुप A और B हैं तो बच्चे में संभावना AB और ABO होगा। माता पिता का ब्लड ग्रुप में सर A और AB है तो आप कहेंगे बच्चे में संभावना AB और AB होगा। तो मेरे मित्र इस तरह से अगर आप शांति से एक बार पढ़ते हैं, लगातार देखते रहते हैं, तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसको याद रखना कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है ग्लाइकोजन, वसा, रुधिर प्रोटीन, पेशी प्रोटीन। ध्यान रखना कि हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन रोटी दाल चावल करते हैं। तो रोटी दाल चावल क्या है? साइंस के भाषा में ये जटिल चीज है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। हमारा शरीर इसको क्या करता है सर? पचाता है और फिर इससे ऊर्जा का निष्कासन करता है। अब ध्यान रखना आप सभी कि हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल में बदलता है। अब याद रखना आप सभी यहां पे कि भोजन के पाचन में एग्जैक्टली होता क्या है। भोजन के पाचन में एग्जैक्टली क्या होता है आप सभी याद रखेंगे कि जटिल भोज्य पदार्थ यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, जटिल भोज्य पदार्थ सरल 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 पदार्थ ग्लूकोज में, सरल पदार्थ ग्लूकोज में टूट जाता है। ठीक है, सरल पदार्थ ग्लूकोज में टूट जाता है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है। ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं? चला सिंपल कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब आप सभी ये ध्यान रखेंगे, आप सभी ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ये जो हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ये जो हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट पूरे के पूरे हमारे बॉडी में यूज नहीं हो जाता है। कुछ पचा हुआ भोजन हमारे बॉडी में क्या होता है? स्टोर भी होता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। अब जब मेरे मित्र आप भूखे रहते हो, फास्टिंग के दौरान रहते हो, तो आपके शरीर को जो ऊर्जा की जरूरत होती है वो कहां से मिलती है सर? ग्लाइकोजन से मिलती है। तो भाई मेरे आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जंतुओं के शरीर में, जंतुओं के शरीर में, जंतुओं के शरीर में, जंतुओं के शरीर में ग्लूकोज का संग्रहण, जंतुओं के शरीर में ग्लूकोज का संग्रहण, ग्लूकोज का संग्रहण किस रूप में होता है? तो आप सभी याद रखना ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब याद रखना कि इसको हम ग्लूकोज ना बोल करके कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। ग्लूकोज ना बोल करके कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। अच्छा, पौधे में ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होगा? तो आप सभी याद रखना कि पौधे में ग्लूकोज मंड के रूप में स्टोर होता है। पौधे में ग्लूकोज मंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्च। पौधे में ग्लूकोज मंड यानी कि स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में संचयित होता है। स्टार्च के रूप में क्या होता है? संचयित होता है। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब सवाल है आपसे कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर जब हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में होता है, तो जब भी हमें भूख लगेगी या खाना हमें थोड़ा देरी से खाने को मिलेगा तो उस स्थिति में हमारे शरीर को ऊर्जा आप कहेंगे ग्लाइकोजन से मिलेगी। नेक्स्ट मेरे मित्र फैट है, तो आप सभी ध्यान रखना ये हमारे भोजन के आवश्यक पोषक तत्व हैं और वसा जो है वो हमारे शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करती है, ये ध्यान में रखेंगे। और प्रोटीन हमारे शरीर का क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के मांसपेशियों के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है, या आप कह सकते हो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है, ये ध्यान में रखेंगे। इस सवाल को देखो कि यह एक प्रोटीन नहीं है, तो मेरे मित्र याद रखना आपके ऑप्शन में जो कोलेजन दिया हुआ है, रेशम दिया हुआ है, एलास्टिन दिया हुआ है, ये सब प्रोटीन है। जबकि लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। लिम्फोसाइट क्या है? डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। और आप सभी ये ध्यान रखना कि जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि यह एक प्रोटीन नहीं है, तो आप कहेंगे लिम्फोसाइट जब डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिका का प्रकार है तो ये प्रोटीन नहीं है। जबकि मेरे मित्र ये जो आपका रेशम है ये फाइब्रस प्रोटीन के अंतर्गत आता है। कोलेजन और एलास्टिन आपको कनेक्टिव टिश्यू में, संयोजी ऊतक में देखने को मिल जाएगी, स्किन में, बोन में, इन सभी जगहों पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता। अब ध्यान देना कि जो हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, जेकरा हम लोग ब्लड कह रहे हैं, सर ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सॉरी, ब्लड दो पार्टिकल से मिलकर बना होता है या दो माध्यम से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉलिड पार्ट और दूसरा होता है आपका लिक्विड पार्ट। मेरे मित्र ध्यान देना कि जो सॉलिड पार्ट होते हैं इसमें कौन आ जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेलेट्स आ जाता है। क्या आ जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेलेट्स। और मेरे भाई
ये जो लिक्विड पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और आप सभी ये ध्यान रखना कि प्लाज्मा तरल होता है, क्या होता है, तरल। और ब्लड में लगभग 55% प्लाज्मा है और 45% ही ब्लड में सॉलिड पार्ट्स होते हैं, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के रूप में आपको दिखते हैं। अब ये जो प्लाज्मा है इसमें कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, कई प्रकार के आयन पाए जाते हैं। अगर आप प्लाज्मा आयन की बात करेंगे, प्लाज्मा आयन की बात करेंगे तो इसमें आपको सोडियम आयन देखने को मिल जाएगा, Mg++ या 2+ कह लो, कैल्शियम आयन देखने को मिल जाएगा, सर पोटेशियम आयन देखने को मिल जाएगा, HCO3 आयन देखने को मिल जाएगा। तो ये सब क्या है, आप सभी कहेंगे जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है उसमें मौजूद आयन। कहीं पे भी हमने कॉपर प्लस की चर्चा नहीं करा। सवाल वही पूछ रहा है कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, आप कहेंगे Cu++। जबकि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट ये सभी क्या होते हैं, आप कहेंगे ब्लड प्लाज्मा में आयन के रूप में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। अमीबा, शेर, केचुआ, क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, जब आप सर पोषण की बात करते हो, न्यूट्रिशन की बात करते हो, तो आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी अपने शरीर को पोषना पोषण कहलाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो मेरे मित्र। जब आप किसी को देखते हो अचानक से वो मोटा गया है तो कहते हो एकदम हट्टा कट्ठा है, मोटा गया है, अपने शरीर को खा खा के पोष लिया है। तो पोषण का मतलब ही होता है, पोषण का मतलब क्या होता है कि अपने शरीर के अंदर जो पोषक तत्व हैं उसको ग्रहण करना। अब मेरे मित्र, बायोलॉजी में जब आप पोषण की बात करते हो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्वपोषी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा होता है विषमपोषी या परपोषी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ। अब इंग्लिश वाले जो छात्र हैं वो ध्यान देंगे कि हम प्रत्येक हिंदी शब्द का अंग्रेजी बोल दे रहे हैं, तो लिख लो अंग्रेजी में अगर लिख रहे हो तो, ठीक है। अगर हम हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखते चल जाएंगे तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा और एक क्लास कराने में 1 घंटा लगेगा चिल्ला, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, आपको मालूम है कि जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वे सब के सब क्या होंगे, चिल्ला आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो भी हरा पौधा है वे सब के सब स्वपोषी होंगे। अब आप जितने भी इधर हरा पौधा, पेड़ पौधा को छोड़ करके और जो जीव बच जाता है उसको हम लोग विषमपोषी कहते हैं। अब मेरे मित्र ये विषमपोषी होते हैं 3 प्रकार के, आप सभी ध्यान रखना। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका सेप्रोफाइटिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। अब हिंदी वाले जो छात्र होंगे वो हम सेप्रोफाइटिक का हिंदी बोल रहे हैं तो आप हिंदी लिख लेंगे, अगर आप लिख रहे हैं तो। सेप्रोफाइटिक मतलब मृतोपजीवी। दूसरा मेरे मित्र पैरासाइटिक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी। पैरासाइटिक को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी। और फिर तीसरा आपका होता है होलोजोइक। क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ध्यान देना कि ये जो सेप्रोफाइटिक है इसको हम लोग मृतोपजीवी कह रहे हैं। ये वैसे जीव होंगे जो अपना पोषण मृत जीव से प्राप्त कर रहे होंगे। जो पैरासाइटिक होंगे यानी कि जो परजीवी होंगे ये अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करेंगे, जैसे कि हुकवर्म, टेपवर्म, ये सब हो गया। अब होलोजोइक जो है इसको हम लोग प्राणी संभोजी कहते हैं। और मेरे मित्र ये वैसे जीव होते हैं जो अपने भोजन को निगलते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, जंतु कोई भी हो, ये सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जीव होते हैं। लेकिन सवाल होलोफाइटिक से किया गया है। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो सर एक प्रकार का स्वपोषी पोषण है, एक प्रकार का स्वपोषी पोषण है। ध्यान देना क्या बोला मैंने कि होलोफाइटिक क्या है, एक प्रकार का स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो आप सभी कहेंगे ग्रीन प्लांट प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है, तो क्या होलोफाइटिक अगर स्वपोषी है तो ये प्रकाश संश्लेषण के थ्रू पोषण करेगा? बिल्कुल करेगा। इसीलिए तो हमने बोला कि एक प्रकार का स्वपोषी पोषण है। और मेरे मित्र याद रखना कि पौधे और जीव के बीच में युगलीना है। युगलीना को अगर सनलाइट मिली तो ये क्या कर लेता है, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बना लेता है। नहीं मिला तो फिर किसी दूसरा तरीका अख्तियार कर लेता है। तो मेरे मित्र ये जो युगलीना है ये क्या है, आप सभी ध्यान रखना, होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जीव हैं। जबकि अमीबा की बात करें, शेर की बात करें, आप सभी कहेंगे सब विषमपोषी में आ जाएगा और इसको हम लोग प्राणी संभोजी के रूप में देखेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। मेरे मित्र केवल पादप में नहीं,
जंतु कोशिका में भी ऊर्जा के उत्पादन का जिम्मा किसको होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को होता है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यानी कि सर कोशिका का ऊर्जा गृह किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। हरित लवक को क्या कहते हैं? याद है आप सबों को? याद रखना, इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक हरित लवक में होती है। इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। अब मेरे मित्र केंद्रक है, इसको कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहते हैं। जैसे केंद्र सरकार सर सभी चीजों पर नियंत्रण रखती है, उसी तरीके से ये जो कोशिका का केंद्रक है ये क्या कहलाता है? कोशिका नियंत्रक कहलाता है। और राइबोसोम को क्या बोला जाता है? सर कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? सर कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि विषाणुओं में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, आरएनए और डीएनए दोनों, या तो आरएनए या डीएनए? क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र पहला चीज तो आप सभी ध्यान रखना कि ये जो विषाणु है ये क्या है? अकोशिक जीव है। विषाणु में कोशिका नहीं होती है। और याद रखेंगे कि विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? मेरे मित्र विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, वायरोलॉजी। और विषाणु की खोज किसने करा? विषाणु की खोज किसने करा? तो याद रखना विषाणु की खोज इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने करा। जब वो तंबाकू के मोज़ेक रोग के बारे में खोज रहा था तब उन्होंने वायरस की खोज की थी। अब वायरस की खासियत होती है कि सर ये सजीव वस्तु के साथ संपर्क में या सजीव के साथ संपर्क में आने पे बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है अपने आप को। क्या करता है? बहुत तेजी से अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो सवाल आपसे ये है कि विषाणुओं में होता है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो आपने विषाणु का एक इतिहास बताया कि विषाणु के बारे में जो अध्ययन करेंगे बायोलॉजी में उसको हम लोग वायरोलॉजी कहेंगे, विषाणु विज्ञान खोज इवानोवस्की ने की। लेकिन ये बताओ कि विषाणु की संरचना में क्या आरएनए और डीएनए पाया जाता है? मेरे मित्रों आप सभी ध्यान देंगे कि जो विषाणु होते हैं पहला चीज तो ये अकोशिक होते हैं, ठीक है, और साथ ही ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अब ये जो वायरस होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरे मित्र प्लांट वायरस, प्लांट वायरस। दूसरा होता है एनिमल वायरस, दूसरा क्या होता है? एनिमल वायरस। और तीसरा होता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। अब जो प्लांट वायरस होते हैं ये मेरे मित्र आरएनए वायरस होते हैं, यानी कि इसमें आरएनए मौजूद होता है, ठीक। अब जो एनिमल वायरस होते हैं इसमें जो विशेष न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन होते हैं वो सर डीएनए के रूप में होते हैं। और ध्यान रखना कि कभी कभी आरएनए के रूप में भी होते हैं, कभी कभी आरएनए के रूप में भी होते हैं। और ये जो बैक्टीरियोफेज है इसमें सर क्या होता है? डीएनए होता है। तो मेरे मित्र आपको अगर वायरस कहीं देखने को मिलेगी तो संभव है कि या तो वो प्लांट वायरस होगा या फिर एनिमल वायरस होगा या फिर आप कहेंगे बैक्टीरियोफेज होगा। प्लांट वायरस होगा तो उसमें आरएनए मिलेगा और एनिमल वायरस होगा तो आप कहेंगे डीएनए, या संभव है कि कभी कभी आरएनए भी मिल रहा है, और बैक्टीरियोफेज में आप कहेंगे डीएनए। तो मेरे मित्र आप सीधे ये कह दो कि विषाणुओं में होता है तो आप कहेंगे डीएनए और आरएनए दोनों होता है, लेकिन आरएनए जो है वो कभी कभी वाले मामला में है। तो हम ये कह सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कि गुरुजी विषाणु में या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। दोनों डीएनए और आरएनए दोनों एक विषाणु में कभी नहीं हो सकता, ये याद रखना। विषाणु या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए, इसीलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विषाणु में आरएनए और डीएनए दोनों कभी नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखना। और कितने प्रकार? आप सभी कहेंगे गुरुजी 3 प्रकार होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि एक पायस में प्रक्षेपित कणों का आकार इस परास में होता है। पायस, इसी को हम लोग इंग्लिश में इमल्सन कहते हैं। मेरे मित्र याद रखना कि ये जो इमल्सन है ये एक्चुअली कोलाइड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कोलाइडल सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि गुरुजी सस्पेंशन होता है, निलंबन होता है, फिर कोलाइड्स होते हैं। तो आप सभी ये ध्यान रखना कि कोलाइड के ही उदाहरण इमल्सन हैं, जिसमें हम लोग मिल्क की बात करते हैं, बटर की बात करते हैं, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण है? पायस के उदाहरण है।
अब चूंकि जो कोलाइड के कण होते हैं, कोलाइड के कण, हम पायस के कण की बात नहीं कर रहे हैं, जो कोलाइड के कण होते हैं, आप सभी इसके बारे में क्या कहते हो कि गुरुजी ये जो कण होते हैं ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के जो कण होते हैं उसके बीच के आकार का होता है। और यहां पे इमल्सन की बात करेंगे तो मेरे मित्र आप सभी याद रखना कि 10 से 100 एंगस्ट्रम के बीच इसका हम लोग क्या कहते हैं सर, कणों का आकार होता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मेरे मित्र उम्मीद करेंगे कि इस 12 क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद ये करेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करने में आप सभी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, अपने इस परिवार को सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही मेरे मित्र अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।